तो फिल्म की शुरुआत में हम एक मेट्रॉइड को आसमान से एक पहाड़ी जगह में गिरता हुआ देखते हैं, जिसके बाद सीन कट होकर हमें जंगल के अंदर एक हिरन को दिखाया जाता है, जिसका अब एक सींग बुरी तरह जख्मी हो चुका था। ये हिरन अभी तक शौक में था कि उसके साथ क्या हुआ कि तभी हमने पीछे से उसकी तरफ एक टेंटिकल को बढ़ते हुए देखा। उस टेंटिकल के ऊपर छोटे छोटे और भी कई टेंटिकल थे जो हिरन के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और असल में यहाँ हमें रिवील होता है कि जो मेट्रॉइड आकर नीचे गिरा था उसके साथ कोई एलियन जमीन पर आ गया था। अब सीन कट होता है और हमें एक कपल रूथ और हैरी को उसी पहाड़ों वाले जंगलों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। रास्ते में ये लोग रुक कर लंच करते हैं और ये नोटिस करते हैं जो वेटर बच्चा था वो काफी घबराया हुआ था। वो उनसे सवाल करता है कि क्या आप लोगों ने भी मेट्रॉइड को नीचे गिरते हुए देखा है। ये दोनों उसकी बात पर हंस देते हैं क्योंकि उसकी बात मानने वाली नहीं लग रही थी। दुनिया में कब मेट्रॉइड गिरते थे। ये लोग दोबारा अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं और जंगल में पैदल चलते हुए काफी मर्तबा रूथ को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कई मर्तबा वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर रूथ को फिर भी शक होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। चलते चलते शाम भी हो जाती है। ये लोग दोबारा खाना बनाते हैं, अपने टेंट्स लगाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात में दोबारा से रूथ की आंख खुल जाती है अजीब से शोर से। वो बाहर निकल कर देखती है तो जंगल के किनारे एक हिरन खड़ा उसे घूर रहा था। इस हिरन का भी एक सींग नहीं था। ये वही हिरन था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। वो इतने अजीब तरीके से रूथ को देख रहा था कि रूथ भी उसे देखकर परेशान थी। और तभी अचानक कोई आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो बुरी तरह डर जाती है, लेकिन ये तो हैरी ही था। वह हैरी को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स होती है और दोबारा जब जंगल की तरफ देखकर उसे हिरन के बारे में बताने की कोशिश करती है तो हिरन वहाँ से जा चुका था। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो वहाँ से गायब हो चुका था। घबराई हुई रूथ हैरी को ये सब बताने की कोशिश करती है कि पहले मैं शोर से उठी थी और जंगल से एक अजीब एक सींग टूटा हुआ हिरन मुझे घूर रहा था और अब वो गायब हो गया है। हैरी को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता। वो उसे दोबारा सोने के लिए ले जाता है और इसी तरह सुबह भी हो जाती है। ये लोग अब अपना सफर दोबारा से कंटिन्यू करने लग जाते हैं और हैरी रूथ को इसी जंगल में एक स्पेशल जगह लेकर जाता है। समुद्र के किनारे ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी और यहाँ पर हैरी रूथ को प्रपोज कर देता है। रूथ को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रूथ को पैनिक अटैक आने लग जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी दुनिया घूम जाती है। हैरी ही उसे सहारा देता है और वो पिल्स खाकर अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। इन दोनों के दरमियान में सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है और ये लोग जंगल में वापस आकर कैंप लगा लेते हैं। हैरी डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से चले जाएंगे। काफी टाइम तक दोनों खामोश थे, लेकिन फिर अचानक रूथ बोली और उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया हैरी, मुझे प्रपोज करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर हैरी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो दोनों एक साथ पिछले 8 साल से थे। रूथ को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा उस पर गुस्सा हो रही थी। यहाँ पर सब कुछ इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि हैरी इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपने टेंट के अंदर चला जाता है और रूथ वहीं बैठी रह जाती है और दोबारा उसे ऐसा ही महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। खैर रूथ भी इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सो जाती है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो दिखती है कि हैरी यहाँ पर नहीं था। वो एक नोट छोड़कर गया था कि मैं वॉक पर जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। हैरी से दूर होते ही रूथ को मौका मिल जाता है। वो अपने डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, पर सिग्नल ना होने की वजह से कॉल मिलती ही नहीं। सिग्नल ढूंढते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गई थी जहाँ उसे वही हिरन मरा हुआ मिलता है जो मूवी में बार बार दिखाई दिया है। अजीब बात थी, मरने के बाद ये हिरन पूरी तरह किसी ब्लैक कलर के लिक्विड से ढका हुआ था और उसका मुंह ऐसे फटा हुआ था कि जैसे छुरी से किसी ने उसके मुंह के 2 टुकड़े किए हों। इसे देखकर रूथ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे दोबारा पैनिक अटैक आने लग जाता है और यहाँ हैरी आकर उसे संभालता है। रूथ बताती है ये वही हिरन है जो मुझे घूर रहा था। हैरी उसे संभालता है और कहता है रूथ ऐसा नहीं है, इस जंगल में बहुत सारे हिरन हैं और इसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे मरे हुए काफी महीने हो गए हैं। जरूर ये किसी बीमारी की वजह से मरा होगा, इस वजह से इसके ऊपर ये ब्लैक लिक्विड है। ये लोग अपने कैंप में आकर जंगल से रिलेटेड बुक से और भी इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं और हैरी इस बात को कंफर्म करता है कि जरूर वो हिरन अपनी किसी बीमारी की वजह से मरा है। हैरी उसे ये भी यकीन दिलवाता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब हैरी रूथ के लिए खाना बनाने लग जाता है और रूथ खुद वॉक पर चली जाती है।
और वॉक पर चलते चलते उसे एक केव नजर आता है। इस केव के सामने आते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे ही केव उसे अपने अंदर आने पर मजबूर कर रहा था। वो केव के अंदर चली जाती है और उसे केव के अंदर एक जगह ब्लू कलर का लिक्विड नजर आता है जो चमक रहा था। इससे पहले कि रूथ उस लिक्विड को टच कर पाती, यहाँ पर कोई आ जाता है जिसे हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसे देखकर रूथ जोरदार चीख मारती है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हैरी को दिखाया जाता है जो काफी देर से रूथ का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब घंटों गुजरने पर भी रूथ वापस नहीं आती तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है और जंगल में उसे रूथ मिल भी जाती है, लेकिन अब उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब हो चुका था। हैरी ये चीज अच्छी तरह नोटिस नहीं कर पाता और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कहता है। रूथ उसकी बात इस तरह मानना शुरू कर देती है कि जैसे वो उसकी कोई रोबोट हो। उसके चेहरे पर इस टाइम कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आधी रात में जब दोबारा हैरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि रूथ वहाँ पर नहीं थी। वो डर जाता है। लाइट लेकर वो बाहर रूथ को ढूंढने के लिए जाता है तो एकदम से रूथ उसके पीछे आ जाती है। उसके हाथ में हैरी का ही चाकू था, जिसे देखकर हैरी घबरा जाता है और उससे पूछता है, ये चाकू लेकर तुम क्या कर रही हो? रूथ जवाब देती है कि मुझे जंगल में से जानवरों की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि कोई जानवर हम पर हमला करने वाला है, इसलिए मैं चाकू लेकर उसे मारने आई थी। हैरी इधर उधर देखता है, यहाँ कोई जानवर नहीं था, इसलिए वो अपना चाकू लेकर रूथ को वापस अपने कैंप के अंदर ले आता है। हैरी तो सो जाता है, लेकिन कैंप के अंदर हम देखते हैं कि पूरी रात रूथ ने आंख तक नहीं झपकी थी। सुबह हो जाती है। हैरी दोबारा रूथ के लिए खाना बनाने लगता है और रूथ एक चेयर पर बैठ जाते हैं। हैरी काफी ज्यादा उससे बात करने की कोशिश करता है, पर रूथ बिल्कुल खामोश थी। हैरी भी आखिर चुप कर गया और काफी देर बाद खामोशी को दोबारा रूथ ने तोड़ा। वो कहती है, आई एम सॉरी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए था। चलो दोबारा उसी जगह पर जाकर मुझे प्रपोज करो जहाँ पर कल कर रहे थे। ये सुनकर हैरी खुश हो जाता है और उसे उसी जगह पर ले जाता है। दोबारा उसी तरीके से प्रपोज करता है और रिंग पहनते ही रूथ यहाँ पर एक बहुत ही घिनौना काम करती है। वो हैरी को ही यहाँ से धक्का देकर फेंक देती है और वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। पानी में नहीं गिरता, बल्कि पानी के अंदर ही एक पत्थर पर गिर जाता है, कुछ इस तरह से कि लग रहा था कि अब हैरी मर चुका है। इसके बाद रूथ यहाँ से भागने लग जाती है और भागते भागते अचानक से वो गिर भी जाती है। रूथ देखती है कि इसी जंगल में एक और कपल भी कैंपिंग करने के लिए आया हुआ था, जो रूथ को देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों भाग रही थी? तो रूथ बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। उन्हें लगता है कि रूथ किसी मुश्किल में है। वो पुलिस को भी बताने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जंगल में सिग्नल्स नहीं थे। वो रूथ को अपने साथ रख लेते हैं, ये डिसाइड करते हुए कि अगली सुबह होते ही वो शहर के लिए वापस निकल जाएंगे। इन लोगों ने काफी मर्तबा रूथ से पूछने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम चुप क्यों हो, बात क्यों नहीं कर रही, लेकिन रूथ हमेशा खामोश रही। और एकदम से फिर रूथ ने अपना चाकू निकाल लिया। ये दोनों डर गए। इन्हें लगा कि रूथ इन्हें मारना चाहती है, लेकिन रूथ इस टाइम सामने इशारा कर देती है। वहाँ हम देखते हैं कि हैरी आया था और वो इस तरह चलते हुए आ रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, मरना तो दूर की बात, उसके जिस्म पर एक खराश का निशान भी नहीं था। आखिर जब ये लोग भी हैरी को देख लेते हैं तो रूथ डर कर यहाँ से भाग जाते हैं और जो लड़का रूथ की मदद कर रहा था वो हैरी को रोकने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन हैरी अपने फिंगर में से एक चाकू निकालते हुए उसका हाथ काट देता है और उसके बाद उसे बुरी तरह काट भी देता है। उस आदमी की वाइफ भी डर कर रूथ के पीछे भागने लग जाती है और हैरी अब आराम से चलते हुए उनके पीछे आ जाता है। वो अब इस आदमी की वाइफ को मारने वाला था। रूथ जानती थी कि वो निकलकर उसे बचा सकती है। वो उसे बचाने के लिए बाहर निकलती भी है, लेकिन हैरी तो उसकी एक बात नहीं सुनता, बल्कि अपने हाथ वाले चाकू से पहले उसके मुंह के 2 टुकड़े करता है और फिर उसे मार डालता है। जिसके बाद वो उसी चाकू को पॉइंट कर देता है रूथ के ऊपर और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी सच्चाई कैसे पता चली। और यहाँ पे ट्विस्ट ये रिवील होता है कि इस टाइम रूथ के सामने जो हैरी खड़ा था वो असल में इंसान नहीं था, बल्कि एक एलियन बन चुका था। कब, कैसे, किस तरह, इन सारे सवालों के जवाब रूथ उस एलियन के साथ साथ हमें भी देती है। वो बताते हैं कि जब मैं वॉक करने के लिए निकली थी तो मुझे एक केव नजर आया जिसके अंदर एक ब्लू कलर का लिक्विड था। उसी केव के अंदर अचानक मेरी नजर पड़ी हैरी की बॉडी पर। उसका भी वही हाल था जो उससे पिछले दिन
उस हिरन का हुआ था। और उसी टाइम मैं समझ गई कि जरूर तुम इंसान नहीं हो, कोई और एंटिटी हो जो पहले हिरन का भेष लेकर मुझ पर नजर रख रहे थे और फिर तुमने हैरी को मारकर मुझ पर नजर रखना शुरू कर दी। असल में यहाँ पर जो एलियन है वो किसी का भी रूप ले सकता है, उसकी मेमोरी और फीलिंग्स के साथ साथ। अब रूथ उसे सोच में डूबा हुआ देखते हुए यहाँ से भाग जाती है। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या करे। उसे अब दोबारा से पैनिक अटैक्स आने लगे थे, जिसके लिए वो पिल्स भी लेती है। यहाँ पर आकर वो दोबारा वही चीजें सोचती है जो उसने उस एलियन हैरी की सच्चाई जानने के बाद की थी। केव से आने के बाद वो इसीलिए एक्सप्रेशनलेस थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी। रात में जब उसके पास चाकू था, उसने हैरी को मारने के लिए ही उठाया था, पर वो हैरी को मार नहीं पाई थी। हैरी के साथ जब वो पूरी रात टेंट में थी, इसीलिए उसने 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं झपकी क्योंकि उसे लग रहा था कि हैरी के रूप में ये जो कोई भी है वो उसे नुकसान पहुंचा देगा। जिसके बाद उसने अगली सुबह उसे मारने का प्लान बनाया और उसी प्लान के लिए वो उसे प्रपोज करने के बहाने क्लिफ पर ले गई और उसने हैरी को क्लिफ से नीचे गिरा दिया। लेकिन ये हैरी था ही नहीं, इंसान होता तो मरता ना, वो तो एलियन था। दोबारा से जिंदा होकर उसके पीछे पड़ गया। यहाँ हमें एलियन साइड की कहानी पता चलती है कि असल में ये एलियंस हर प्लैनेट पर जाते हैं। जो प्लैनेट इन्हें अपने लोगों के रहने के लिए सूटेबल लगता है, वहाँ पर ये अपनी कॉलोनीज को बुला लेते हैं और उन्हीं प्लैनेट्स पर रहने लग जाते हैं। अर्थ पर भी ये एलियन यही देखने के लिए आया था कि क्या ये प्लैनेट उन एलियंस के रहने के लिए सेफ है या नहीं। इस प्लैनेट पर आते ही उसने इस प्लैनेट के ऑर्गेनिजम्स का रूप लेना शुरू कर दिया और उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। लेकिन एक अजीब चीज जो उसने जिंदगी में पहली मर्तबा एक्सपीरियंस की थी वो ये थी कि इस प्लैनेट पर लव नाम का एक इमोशन था जो पहले उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्योंकि उसने हैरी के सारे इमोशंस अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिए थे, इसीलिए उसे अब रूथ से प्यार भी था। इसीलिए तो वो रूथ को मार नहीं पाया था। रूथ अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर काफी हमले भी करती है, लेकिन ये एलियन उसे कुछ भी नहीं कहता, अपने आप को बार बार हील करता रहता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि इस टाइम रूथ उससे प्यार से पेश आए ताकि वो इस फीलिंग को और अच्छे से एंजॉय कर पाए। वो इसी तरह अपनी प्यारी बातों में बहला फुसला कर रूथ को यहाँ से दूर ले जाता है। वो अपनी एलियन शिप उसे दिखाता है और कहता है, चलो तुम मेरे साथ चलो। अभी कुछ देर में मेरे जैसे और भी कई एलियंस यहाँ पर आ जाएंगे और आते ही इस दुनिया के सभी इंसानों को मार देंगे और अपना कब्जा जमा लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे प्लैनेट पर चलोगी। रूथ उसकी बातों से तंग आ चुकी थी। वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसका सारा ध्यान इस टाइम पानी पर था जहाँ एक शार्क थी। उसके दिमाग में एक प्लान आता है, इसीलिए वो जल्दी से अपना चाकू एलियन की बॉडी में स्टैब कर पानी में भाग आती है। यहाँ एलियन की बॉडी से खून निकलने लगता है और खून की स्मेल सुनकर शार्क फौरन से उसे पकड़ लेती है और मौका पाते ही रूथ जंगल की तरफ भाग जाती है। उसे लग रहा था वो बच गई, इसीलिए जंगल में काफी दूर आकर वो अपने कैंप के पास बैठकर सांस लेने लगी। यहाँ पर उसने थोड़ा सा खाना खाया, अपने पैनिक अटैक्स को रोकने के लिए एक पिल ली। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि वो एलियन अब भी नहीं मरा था। उस एलियन ने तो उल्टा उस शार्क को ही मार दिया था और उसके बाद वो अपनी कटी फटी बॉडी को दोबारा से हील करते हुए या कह लें दोबारा से जोड़ते हुए रूथ की तरफ बढ़ जाता है। वो हर हाल में रूथ को पाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किसी इंसान को मारकर उसे पाया नहीं जा सकता। वो सोचता है कि क्यों ना हैरी की बॉडी से निकलकर वो रूथ की बॉडी के अंदर चला जाए। इसीलिए वो रूथ को पकड़कर एक कोकोन के अंदर बांध देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, उसका रूप लेने की कोशिश करता है, उसकी इमोशंस और मेमोरी लेने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि रूथ भी अभी तक पूरी तरह मरी नहीं थी और वो एलियन भी बिल्कुल रूथ बन गया था। इस टाइम रूथ को पैनिक अटैक्स आ रहे थे और एलियन भी इन पैनिक अटैक्स वाली फीलिंग को फील करता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इस टाइम रूथ के पास सारी पिल्स भी खत्म हो चुकी थी और एलियन पिल नहीं ले पाता और एंजाइटी वाली फीलिंग से पागल होने लगता है। ये देखते हुए रूथ हंसने लग जाती है और कहती है, लो अब मजा। उसको कमजोर पड़ा देखकर रूथ यहाँ पर एक पत्थर उठाती है और मार मार कर उसके सर पर उसका बुरी तरह सर और मुंह क्रश कर देती है और फौरन इस जंगल से भाग जाती है। अपनी गाड़ी को लेते हुए वो इस जंगल से निकल चुकी थी, लेकिन पीछे से दिखाया गया कि एलियन ने दोबारा अपने आप को हील कर लिया था, वो भी रूथ की शक्ल में। और अब वो गाड़ी के रेडियो के जरिए दोबारा रूथ से बातें करने लगा था और रूथ पहले से भी ज्यादा डर गई थी। वो समझ गई थी कि ये एलियंस उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है
कि बहुत सारी एलियन शिप्स उसी पहाड़ वाले जंगल के अंदर क्रैश कर रही हैं। यानी जिस तरह उस एलियन ने कहा था, अब उसकी पूरी कॉलोनी यहाँ पर आ चुकी थी और वो जल्द ही इंसानों को मारकर इस अर्थ पर अपना कब्जा बना लेते। और इसी तरह इस भयानक सी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।